हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कल हमने एलएनएम कुक एंड गेम कर दिया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या है? डब्ल्यूईपी। क्या है? डब्ल्यूईपी। यानी कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस नए टॉपिक को पढ़ेंगे। उसका नाम है डब्ल्यूईपी। क्या? डब्ल्यूईपी बोले तो डब्ल्यूईपी पार्ट फर्स्ट। यानी कि आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूईपी। अब डब्ल्यूईपी होता क्या है? डब्ल्यूईपी को मैं शॉर्ट में कहता हूँ, वैसे इसका पूरा नाम होता है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क यानी कि हिंदी में कहते हैं कार्य, कार्य ऊर्जा एंड, कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा और शक्ति। यानी कि इन तीन टॉपिक को हम पढ़ेंगे। किसमें? डब्ल्यूईपी में। कितने टॉपिक को? तीन टॉपिक। यानी कि सबसे पहला वर्क, सेकंड एनर्जी और तीसरा क्या है? पावर यानी कि शक्ति। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वो किससे करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्य से। किससे? कार्य से, यानी कि वर्क से। जो इसका पहला नाम है चैप्टर का, वर्क। क्या है? वर्क। यानी कि वर्क होता क्या है? वर्क होता क्या है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। वर्क होता क्या है? मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ से यानी कि एक ये निश्चित स्थान है। क्या है? मेरे लिए एक निश्चित स्थान है कि मैं इस स्थान पे खड़ा हूँ और इस स्थान से मैं चलना प्रारंभ कर रहा हूँ। इस स्थान से मैं चलना प्रारंभ कर रहा हूँ। अगर मैं इस स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा हूँ, इस स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा हूँ, तो मेरे बच्चा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इसमें किस में खड़ा हूँ? मैं अभी इसमें किस में खड़ा हूँ? मैं अभी विराम में खड़ा हूँ, बोले तो रेस्ट में खड़ा हूँ। जब मैं इस स्थान से गति करना स्टार्ट करूंगा तो इस स्थान पे पहुंच गया। इस स्थान पे पहुंच के बोलो तो मैंने उस स्थान से इस स्थान तक क्या किया? मैंने कार्य किया। क्या किया? मैंने कार्य किया। यानी कि जब मैं विराम में था, यानी कि रेस्ट में था, और मैं इस स्थान से उस स्थान तक पहुंचा। किससे पहुंचा? रेस्ट से। विराम में था और किस में से? मोशन में पहुंचाऊंगा, तब मैं उस स्थान तक पहुंचा हूं। यानी कि मैं इस समय विराम में था, उस स्थान तक पहुंचने के लिए मुझे मोशन में आना पड़ेगा। और जब मोशन में आना पड़ेगा तो मैं एलएनएम के फर्स्ट लेक्चर से बताते आ रहा हूँ कि जब कोई वस्तु मोशन में आती है तो उस पर एक फोर्स लगता है। बिना फोर्स के वस्तु मोशन में नहीं आती है। यानी कि साधारण से सिंपल सी भाषा में समझो। मान लो ये कोई एक पिंड है, जिसका नाम है ए। ये कोई पिंड है। क्या है? पिंड है। मान लो ये पिंड अभी विराम में है। किस में है? विराम में है। यानी कि ये किस में? रेस्ट में। किस में? रेस्ट में। इस स्थान से, ए स्थान से ये पिंड चलकर इस बी स्थान पर पहुंच गया। यानी कि किस स्थान पे पहुंच गया? बी स्थान पे पहुंच गया ये पिंड। जब ये पिंड यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो इस पे एक मोशन की होगी, बोले तो गति हुई होगी, तब ये पिंड यहाँ से चलकर यहाँ पे पहुंचा है। गति क्यों हुई होगी? क्योंकि ये पिंड यहाँ पे विराम में था। यहाँ तक कैसे पहुंच गया? जब ये रेस्ट में है तो यहाँ तक पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ तक पहुंचने में क्या किया होगा? इसने मोशन किया होगा, बोले तो इसने गति की होगी। यानी कि इस स्थान से इस स्थान तक पहुंचने में इसने मोशन की होगी, और जब गति हुई होगी तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। क्योंकि ये रेस्ट में था, बिना फोर्स लगाए ये मोशन में आ ही नहीं सकता है। बिना फोर्स लगाए ये मोशन में कभी आ ही नहीं सकता है। तो इस पे एक ना एक फोर्स लगा होगा, तब इस पे क्या ये मोशन में आया होगा। तो बोले तो इस पे एक फोर्स लगा होगा। क्या लगा होगा? मान लो इस पे क्या लगा होगा? एक फोर्स लगा होगा। अब इस स्थान से इस स्थान तक इसका है डिस्प्लेसमेंट, मान लो एस। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हमेशा दो बिंदुओं के बीच एक ही मान होता है। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्यों नहीं कह सकते? कि दो बिंदुओं के बीच डिस्टेंस का एक से अधिक मान हो सकता है। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन का दो बिंदुओं के बीच हमेशा एक ही मान होता है। तो इसे हम बोलेंगे कि इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये विस्थापन है। अब इस पिंड ने यहां से चलकर यहां तक गया तो कोई ना कोई क्या किया? बीच में इतने में क्या किया? इसने कार्य किया। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में इसने क्या किया? कार्य किया। और कार्य क्या कहता है? कि कार्य कहता है कि W बराबर होता है बल। W बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल
बल की दिशा किधर है, इधर, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। W बराबर F.S। साधारण सी सिंपल सी बात बोले कि बल और बल की दिशा में विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। देखो बल और बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। यानी कि बल ये लग रहा है, बल और बल की दिशा ये है, डायरेक्शन इसकी डिस्प्लेसमेंट की भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही है और फोर्स की भी डायरेक्शन यही है, तो कह सकते हैं बल और बल की दिशा में विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बोले तो वर्क कहते हैं। अब देखो इतना क्लियर हुआ। अब हम जब डॉट को हटाते हैं तब क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। जब डॉट को हटाते हैं तब क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, W बराबर FS डॉट की जगह कॉस थीटा, मेन फॉर्मूला वर्क का। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इतना पढ़ने के बाद हम इसकी यूनिट और डायमेंशन और मात्रक और राशि देखेंगे। सबसे पहले मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ। यूनिट बोले तो मात्रक क्या होगा, यूनिट बोले तो मात्रक क्या होगा। अब देखो इसमें मैंने पहला लेक्चर यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद दूसरा लेक्चर मैंने जब यूनिट एंड डायमेंशन का दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि थीटा एक कोण होता है जिसका कोई ना मात्रक होता है ना कोई विमा होती है। यानी कि कॉस थीटा क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती है। तो विमा यानी कि मात्रक किसका निकालेंगे, F और S का। बोले तो बल और विस्थापन का, तो बल का मात्रक तो हो गया न्यूटन और विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर। क्लियर। अब हम इसी मात्रक से CGS मात्रक निकालें, CGS मात्रक निकालें तो CGS मात्रक क्या कहता है, ये क्या है, बल का मात्रक है न्यूटन और बल का CGS मैंने आपको बताया था क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन। ये क्या है, मीटर, मीटर का CGS होता है सेंटीमीटर। इतना क्लियर। अब देखो अगर हम यहीं से इसके प्रचलित मात्रक की बात करें, प्रचलित मात्रक बोले तो फेमस यूनिट, बोले तो फेमस यूनिट की बात करें तो जो फेमस यूनिट क्या होती है, तो इसकी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जो बल होता था, जो बल का फेमस यूनिट होती थी न्यूटन, उसी प्रकार से कार्य की एक फेमस यूनिट होती है, वो होती है जूल। क्या होती है, जूल। इतना क्लियर। अब देखो अगर हम इसी फेमस यूनिट देखी और हम अगर इसकी फेमस CGS यूनिट देख लें, प्रचलित CGS यूनिट देखें, तो प्रचलित इसकी CGS यूनिट होती है, वो होती है अर्ग, वो होती है अर्ग। इतना क्लियर। अब देखो अर्ग होती है, मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन देखता हूँ कि मैं इसकी एक और यूनिट जानता हूँ, वो यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैं इसकी ये भी यूनिट जानता हूं कि इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यानी कि अगर इससे भी मैं इसकी CGS निकालूं तो किलोग्राम का हो जाएगा ग्राम और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। क्लियर। एक राशि के टीचर कहता है कि एक राशि का एक ही मात्रक होता है, लेकिन ये बात यहाँ पे गलत होती है। एक राशि के एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 और 6। क्या एक राशि के एक से अधिक मात्रक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर टीचर भी बच्चे के साथ मेहनत करे तभी बच्चा एक राशि के एक से अधिक मात्रक पढ़ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखो हमने ये पढ़ा, अब मैं इससे क्या निकालूंगा, मैं इससे इसकी निकालता हूँ विमा। क्या निकालूंगा, विमा। बोले तो डायमेंशन फॉर्मूला, बोले तो डायमेंशन फॉर्मूला, बोले तो डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए ये क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम बोले तो द्रव्यमान का है, द्रव्यमान बोले तो m1। मीटर स्क्वायर क्या है, लंबाई का है, लंबाई बोले तो l, और क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर। नीचे क्या है, सेकंड यानी कि टाइम, टाइम तो स्क्वायर। जब ऊपर ले जाएंगे तो m1 L2 T⁻⁻2। ये क्या निकली, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला। क्या निकला,
डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन अब मैं इसकी बात करता हूं कि जो कार्य है वो राशि कैसी है, कार्य है वो राशि कैसी है। बोले तो ये क्वांटिटी कैसी है, तो लिख लेना ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर बोले तो अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि जो बल होता है बल भी एक सदिश होता है और विस्थापन भी एक सदिश होता है। दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश आता है। ये बात नोट कर लेना कि दो सदिश राशियां हैं, अगर उसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमेशा अदिश आएगा। हमेशा कैसा आएगा, अदिश आएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन है, बल भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है और हम उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, अदिश आता है। इस प्रकार से जो कार्य है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इसका मात्रक, सीजीएस मात्रक और इसकी डायमेंशन फॉर्मूला और ये राशि कैसी है। अब देखो मैं एक यहाँ से इंपोर्टेंट फैक्ट लिख सकता हूँ, बोले तो इंपोर्टेंट फैक्ट्स लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जो हमारा जूल है, यानी कि जूल एंड अर्ग है, जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है, जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है, बोले तो इनमें संबंध क्या होता है। तो देखो जो एक जूल होता है, एक जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक न्यूटन होता था वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता था, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता था। सेम उसी प्रकार अगर हम एक अर्ग निकालें तो एक अर्ग बराबर होगा 10 की पावर -7 जूल, 10 की पावर -7 जूल। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक डाइन बराबर होता था 10 की पावर -5 न्यूटन, 10 की पावर -5 न्यूटन। तो यही रिलेशन था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि चारों क्वेश्चन में से कोई सा भी पूछ ले आप 4 के आओगे। तो वर्क की डेफिनेशन क्लियर हुई, यूनिट एंड मात्रक क्लियर हुआ, डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर हुआ, राशि क्लियर हुई और इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो जूल और अर्ग से रिलेटेड था, यानी कि कार्य होता क्या है क्लियर हुआ। इतना पढ़ा, नोट करो। अब आगे चलेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे तो देखो आगे हम पढ़ेंगे क्या, नोट करो जल्दी। आगे हम पढ़ेंगे, देखो अब कार्य कितने प्रकार का होता है, इसे रेडी करो। देखो हम पहला कंडीशन पढ़ेंगे, नियत बल के द्वारा किया गया कार्य बोल सकते हैं वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या है, देखो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। मान लो ये एक बॉक्स है, क्या है, एक बॉक्स है जो एक सतह पर रखा है, क्लियर। अब देखो इस बॉक्स को यहाँ से हम यहाँ पर ले आए, यहाँ पे ले आए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। जब ये बॉक्स यहाँ से आया, यहाँ तक आया है, तो यानी कि ये बॉक्स मोशन किया होगा, बीच में क्या किया होगा, मोशन में होगा, यानी कि मोशन की होगी इसने, तभी ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, क्लियर हुआ। अब देखो ये बॉक्स है, अगर मोशन में पहुंचा वहां तक तो इस पे एक बल लगा होगा, तो हम बल के साथ इसके कंपोनेंट बनाते हैं,
बल के साथ इसके कंपोनेंट बताते हैं, यानी कि इस पे एक बल लगा होगा, बोले तो इस पे एक फोर्स लगा होगा, यानी कि फोर्स लगा होगा। अगर हम इसकी जो बल लगा है, अगर हम मान लें ये थीटा कोण है और थीटा कोण के साथ जो कंपोनेंट बनता है वो बनता है एफ कोस थीटा। बोले तो अगर थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा एफ कोस थीटा, और जो इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा, बोले तो ये वाला जो घटक होगा वो होगा एफ साइन थीटा। क्या होगा? एफ साइन थीटा, यानी कि थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनता है वो बनता है एफ कॉस थीटा, और जो ऊपर वाला यानी कि बोल सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर जो घटक होगा वो होगा हमेशा एफ साइन थीटा, यानी कि कौन सा होगा? एफ साइन थीटा। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, यानी कि एक नियत बल के द्वारा किया गया कार्य निकाल रहे हैं। तो किया गया कार्य से निकालने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो एफ साइन थीटा है वो किसके इक्वल है? अगर ये बॉक्स है नीचे की ओर, इस पे क्या लगेगा? एक गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, जिससे क्या कहते हैं? जी कहते हैं, स्मॉल जी कहते हैं, और स्मॉल जी होता है यहाँ पे, मान लो ये क्या होगा? एम जी। तो एफ साइन थीटा बराबर क्या है? एम जी। क्लियर? अब देखो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं, तो एफ डब्लू बराबर ये बल किस तरह लग रहा है? इधर की ओर लग रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट लेंगे। एफ वर्क बराबर होता क्या? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ पे हमारा बल कितना है? यहाँ पे हमारा बल है एफ कोस थीटा, बोले तो एफ कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब जब कॉस को उठाएंगे तब तब हम डॉट को लगाएंगे, और जब जब डॉट को उठाएंगे तब तब कॉस को लगाएंगे। तो हम यहाँ से कॉस को उठा रहे हैं तो क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। और ये एफ है यानी कि फोर्स है और विस्थापन है, दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का जो गुणन आता है वो हमेशा अदिश आता है। इस वजह से जो कार्य थी वो एक अदिश राशि थी। ये नहीं है कि कार्य एक अदिश राशि होती है, लेकिन क्यों होती है? इसलिए होती है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम अदिश गुणन निकालेंगे तो हमेशा सदिश ये नहीं निकलता। क्या निकलता है? अदिश निकलता है। दो राशि हैं, दोनों सदिश हैं, इसका हम डॉट निकाल रहे हैं, डॉट गुणन निकाल रहे हैं, तो कैसे आएगी? अदिश राशि। क्लियर हुआ? अदिश राशि क्लियर हुई, और कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया कार्य निकला। कितना निकला? डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे, एक और वर्क डन पूछता है। हाइट के कारण जो वर्क डन होता है, बोले तो ऊंचाई के कारण कार्य कितना होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पुटअप कर सकता है कि ऊंचाई के कारण कार्य कितना होगा। ऊंचाई के कारण किया गया कार्य, बोले तो वर्क डन बाई हाइट, यानी कि हाइट के कारण जो वर्क होगा उसका एक साधारण सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है डब्ल्यू बराबर एम जी एच। डब्ल्यू बराबर एम जी एच। मान लो कैसे होता है, मैंने तो आपको बता दिया कि हाइट के कारण जो वर्क होता है वो होता है डब्ल्यू बराबर एम जी एच। लेकिन मैंने आपको एक बात सिखाई है, कोई भी टीचर आपको ये बताता है कि ऐसा होता है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आपका वहां पे एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ऐसा होता है तो क्यों होता है। यानी कि डब्ल्यू बराबर एम जी होता है तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका कोज क्या है कि ये डब्ल्यू बराबर एम जी एच क्यों है। यहाँ पे डब्ल्यू बराबर एम ए एच भी हो सकता है, यानी कि ए भी त्वरण हो सकता है और जी भी त्वरण होता है। यहाँ पर जी ही त्वरण क्यों लिया, यानी कि डब्ल्यू बराबर एम जी एच ही क्यों आया, एम ए एच भी आ सकता था, क्योंकि जी त्वरण होता है और ए भी त्वरण होता है। बस डिफरेंस इतना है कि जी होता है गुरुत्वीय त्वरण और वो होता है एक सीधी मानवीय तो त्वरण। क्या होता है? एक्सीलरेशन, और ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो बात करते हैं कि डब्ल्यू बराबर एम जी एच ही क्यों होता है, ये ऐसा फॉर्मूला क्यों होता है। तो देखो, मान लो ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, इसका कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई तो मास होगा, यानी कि कोई पदार्थ है, कोई पिंड है, कोई व्यक्ति है, इसका कोई ना कोई अपना मास होगा। हमने मान लिया कि इसका मास है m। क्या है? मास m।
मान लो ये पिंड यहाँ से चलकर हम यहाँ पे ला रहे हैं, यानी कि इस पिंड को यहाँ पे चलकर यहाँ पे ला रहे हैं, और इस पिंड की इस यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट मानते हैं जिस पॉइंट की हाइट है एच, क्या है, स्मॉल एच। अब बात करते हैं, ये पिंड था यहाँ से चलकर यहाँ पे जा रहा है, बोले तो बीच में क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। बात पॉइंट की है, जब ये पिंड मोशन कर रहा होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये कोई पिंड, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भी पदार्थ अगर मोशन करेगा तो उस पर एक फोर्स लगाएगा, यानी कि रेस्ट में है वस्तु या पिंड, बिना फोर्स लगाए उस पिंड को हम मोशन में नहीं ला सकते हैं। यानी कि अगर पिंड मोशन कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो उस पर एक एक्सीलरेशन भी उत्पन्न होगा। बोले तो जब पिंड मोशन में आएगा तो हम उस पर फोर्स लगाएंगे, अगर वो मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा, बोले तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज के कारण हमारा एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सीलरेशन कौन सा आएगा, गुरुत्वीय त्वरण आएगा, बोले तो स्मॉल जी आएगा। इस वजह से ये फॉर्मूला क्या होता है, पिंड का मास और उसके गुरुत्वीय त्वरण और उसकी ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है, क्या होता है, W बराबर mgh। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि W बराबर mgh ही क्यों होता है, क्लियर। अब एक और फॉर्मूला पूछता है, वो फॉर्मूला है परिवर्ती त्वरण, परिवर्ती बल के कारण किया गया कार्य, क्या, परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य। अब देखो इतना क्लियर, दोनों क्लियर। यहां से क्वेश्चन पूछता है, यहां से क्वेश्चन पुट अप होगा, यहां से क्वेश्चन पुट अप होगा। अब एक और पूछता है, वो है तुम्हारा, इसको हटाते हैं ऊपर वाले को, देखो परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि वर्क डन बाई, बोल सकते हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। अभी हमने कुछ देर पहले एक फोर्स पढ़ा था, एक वर्क डन पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, यानी कि नियत बल के द्वारा किया गया कार्य, और उसके बाद पढ़ा था वर्क डन बाई हाइट, यानी कि ऊंचाई के कारण किया गया कार्य। अब पढ़ रहे हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, बोल सकते हैं कि परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो कार्य बराबर जो होता है वो होता है W बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बोले तो ये होता है कार्य बराबर। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट उसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। हमने इसका कर दिया इंटीग्रेशन, क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अगर हम dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो निकलेगा w, और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इतना ही छोड़ देंगे, लेकिन इसकी क्या लग जाएगी, एक अपनी लिमिट लग जाएगी, यानी कि अपनी लिमिट में रह के इसका इंटीग्रेशन होगा। तो लिमिट लगा दो r1 से मान लो r2 है, और F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यही होता है वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया कार्य। बोले तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स बराबर क्या होता है, W बराबर लिमिट r1 से r2 F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यह होता है वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य की डेफिनेशन क्लियर हो, यूनिट मात्रक देके और कितने प्रकार से कार्य का फॉर्मूला पूछ सकता है वो देखा। अब हम पढ़ेंगे वर्क की नेचर, यानी कि प्रकृति ऑफ वर्क, प्रकृति ऑफ वर्क। तो किस कंडीशन में कैसा होता है और किस कंडीशन में कैसा होता है, तो देखते हैं किस कंडीशन में कैसा होगा। तो देखो अब देखो वर्क की क्या देखेंगे हम, प्रकृति देखेंगे। तो लिख सकते हैं कार्य की प्रकृति, क्या, कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति बोले तो नेचर ऑफ वर्क।
अब हम देखेंगे कि जो कंडीशन है कार्य की, बोले तो वर्क की, किस कंडीशन में पॉजिटिव का होगा, किस कंडीशन में नेगेटिव का होगा और किस कंडीशन में शून्य होगा। तो सबसे पहले मान लो जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। W बराबर एफ एस कोस थीटा। हम कंडीशन नंबर फर्स्ट लेते हैं कि मान लो थीटा बराबर 0 है, कह सकते हैं समांतर की कंडीशन में है। क्या है? समांतर की स्थिति में है। किसमें? समांतर की स्थिति में। हम समांतर की स्थिति में देखेंगे कि कार्य कितना होगा। बोले तो समांतर की स्थिति में जो कार्य होगा उसकी हम गणना करेंगे। तो मान लो जो कार्य होता है W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। हम थीटा की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? थीटा की वैल्यू 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। एफ एस कोस 0। मैंने आपसे पूछा है कि कोस 0 बराबर होता है 1, क्योंकि इतना तो आपने मैथ पढ़ ही लिया होगा कि कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। एफ एस कोस 0 की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 और 1 का मल्टीप्लाई एफ एस में, तो क्या आएगा? एफ एस। कह सकते हैं जो वैल्यू निकली थीटा बराबर 0 पर वो कैसी निकली? धनात्मक निकली। कह सकते हैं कैसी? धनात्मक। यानी कि पॉजिटिव वर्कडन कहाँ पे होता है? जब थीटा बराबर 0 होगा। कह सकते हैं कि समांतर की स्थिति में होगा। तो हमारा कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। बात करते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम ले सकते हैं कि थीटा बराबर मान लो 90 है। कितना है? 90। यानी कि कह सकते हैं लंबवत की कंडीशन में। कह सकते हैं लंबवत की कंडीशन में है, लंबवत की स्थिति। लंबवत की स्थिति में कार्य देखेंगे तो फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो W बराबर एफ एस लंबवत यानी कि कितना? कोस 90। यानी कि चूंकि कोस 90 जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और W बराबर होगा एफ एस कोस 90 की 0 और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे आंसर आएगा 0। यानी कि लंबवत की कंडीशन होगी तो वर्कडन कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। क्लियर हुआ? अब एक और कंडीशन में इसकी बात करते हैं। मान लो कि थीटा बराबर अगर 180 दे दे, बात करें तो विपरीत की कंडीशन दे दे। किसकी? विपरीत की कंडीशन दे दे, तब आपसे वर्कडन पूछ ले तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा और W बराबर होगा एफ एस कॉस 180 अंश। और मैंने आपको कॉस 180 के अंश की वैल्यू निकालने के लिए कहा। यानी कि कॉस 180 को हम लिख सकते हैं कि बराबर कॉस 90 प्लस 90 और 90 के निष्पत्ति में चेंज हो जाता है। कॉस का हो जाता है साइन और थीटा की जगह आ जाएगा 90। लेकिन अगर हम 90 में जोड़ रहे हैं तो कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए? दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गए। और जो दूसरे जो चतुर्थांश होता है उसमें जो साइन की वैल्यू होती, कॉस की वैल्यू होती है वो नेगेटिव की होती है और जो साइन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव की होती है। हमें देखनी है कॉस की, तो कॉस की दूसरे में होगी नेगेटिव की, तो आगे लग जाएगा नेगेटिव साइन। तो आंसर क्या होगा? माइनस का 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस का 1 करेंगे तो जो W बराबर निकलेगा माइनस के एफ एस निकलेगा। कह सकते हैं जो वर्कडन निकला वो नेगेटिव निकला, यानी कि बोल सकते हैं ऋणात्मक निकला। कैसा निकला? ऋणात्मक। तो उम्मीद करता हूं तीनों कंडीशन आपको समझ में आई होंगी। थीटा बराबर 0 बोले तो समांतर की कंडीशन में जो वर्ग होता है वो पॉजिटिव का होता है और लंबवत की कंडीशन में जो वर्ग होता है वो 0 होता है और विपरीत की जो कंडीशन में होता है वर्ग होता है नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होता है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि कहाँ पे धनात्मक, कहाँ पे 0 और कहाँ पर नेगेटिव के एग्जाम्पल देखेंगे कि कितना एग्जाम्पल कहाँ होता है। इतना क्लियर हुआ? नोट हुआ हो गया? अब देखो सबसे पहले कंडीशन पढ़ेंगे कि जो धनात्मक कार्य है, बोले तो पॉजिटिव वर्क कब कब हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन धनात्मक कार्य। अब बात करते हैं, मैंने अभी बताया था W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। हमें निकालना है कि धनात्मक कार्य कब कब होगा। हमने अभी यहाँ पर थीटा बराबर 0 रखा था, तब हमारा वर्कडन कितना आया था? धनात्मक आया था, बोले तो पॉजिटिव आया था। अगर हम 0 रखें या
जीरो से बड़ा रखें, जीरो रखें या जीरो से बड़ा रखें, और 90 से छोटा रखें, 90 से छोटा। बोले तो जो थीटा की वैल्यू है वो हम जीरो भी रख सकते हैं और जीरो से बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन 90 नहीं रख सकते, लेकिन 90 नहीं रख सकते, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर हम 90 रखेंगे तो cos थीटा जीरो हो जाता है, और जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए धनात्मक कार्य यानी कि पॉजिटिव कार्य, तो हम थीटा की वैल्यू इस कंडीशन में 90 नहीं रख सकते, लेकिन 90 से हम छोटा रख सकते हैं, लेकिन 90 से हम छोटा रख सकते हैं, यानी कि जीरो रख सकते हैं, जीरो से बड़ा रख सकते हैं और 90 से छोटा रख सकते हैं। कह सकते हैं कि जीरो के बराबर, जीरो के बराबर बराबर और बड़ा बड़ा और 90 से छोटा, 90 से 90 अंश से छोटा, तब जो हमारा कार्य होगा वो कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव का होगा। बोले तो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगा। क्लियर हुआ। बात करते हैं नेगेटिव कार्य की, यानी कि ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य होता है यानी कि बोले तो नेगेटिव वर्क। हमने थीटा बराबर कितना रखा था, 180 रखा था, तो हमारा वर्क डन कितना आया था, नेगेटिव का आया था, बोले तो माइनस के एफ आया था। तो मान लो हम थीटा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी रखें, क्या 90 से बड़ी रखें, बोले तो थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी रखें और 180 के बराबर रखें, 180 के बराबर रखें, तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। यानी कि कह सकते हैं 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 के बराबर, 180 के बराबर, तो जो हमारा वर्क डन निकलेगा वो निकलेगा नेगेटिव। कैसा निकलेगा, नेगेटिव। इसका एक और एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल लिख लेना कि ऋणात्मक कार्य का एक एग्जाम्पल होता है जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, बोले तो जो घर्षण बल होता है उसके द्वारा किया गया कार्य, के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स होता है, यानी कि घर्षण बल होता है, तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो नेगेटिव का होता है। कैसा होता है, नेगेटिव का होता है। हमने पॉजिटिव वर्क डन की बात करी, नेगेटिव वर्क डन की बात करी, एक और वर्क डन रह गया, वो रह गया तुम्हारा शून्य कार्य। क्या, शून्य कार्य। क्या रह गया, शून्य कार्य। शून्य कार्य कब कब हो सकता है, शून्य कार्य कब कब हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम जब थीटा बराबर 90 रख रहे थे तो हमारा जो कार्य आ रहा था वो जीरो आ रहा था, बोले तो शून्य आ रहा था। अब देखो थीटा की वैल्यू अगर हम 90 रखें तो कार्य शून्य आएगा, बोले तो जीरो आएगा, लेकिन कार्य बराबर होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। हमने थीटा की वैल्यू 90 रखी तो हमारा वर्क डन जीरो आएगा, बोले तो कार्य जीरो आएगा। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अगर हमारा जो बल है, बोले तो जो फोर्स है, अगर हम उसका मान जीरो कर दें, उसका मान जीरो कर दें, तो जो हमारा वर्क डन हो जाएगा वो ऑटोमेटिक ही जीरो हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2, अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अगर हम जीरो कर दें, वो भी अगर हम डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दें, तो जो कार्य निकलेगा वो कितना निकलेगा, जीरो निकलेगा। बोले तो कंडीशन नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो कर दें तो कार्य कितना निकलेगा, जीरो निकलेगा। कार्य कितना निकलेगा, जीरो निकलेगा। इन तीनों का कंडीशन में आपको समझाऊंगा कि कैसे जीरो होता है। थीटा बराबर 90 पे तो मैंने आपको करके दिखा दिया है, और एफ बराबर जीरो कैसा होगा। मान लो एक नोट पॉइंट है कि हमने सर्कुलर मोशन में एक फोर्स पढ़ा था, वो पढ़ा था अभिकेंद्रीय बल। क्या पढ़ा था, अभिकेंद्रीय बल, बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमेशा केंद्र की ओर लगता है, और केंद्र की ओर सेंटर लगता है, और उसके बीच जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है, इसलिए इसके द्वारा कार्य कैसा किया जाता है, जीरो। तो लिख सकते हैं अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। अब बात करते हैं, अगली कंडीशन है कि जो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब शून्य कार्य कैसा होगा। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ये एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है,
बोले तो एक दीवार है और इस दीवार पे एक व्यक्ति है। इस एक दीवार के पास में एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति है इस दीवार को खिसकाना चाहता है। बोले तो इस दीवार को आगे खिसकाना चाहता है। यानी कि मान लो इस व्यक्ति की अपेक्षा में क्या ये व्यक्ति दीवार को खिसका पाएगा? नहीं खिसका पाएगा। तो बोले कि इस कंडीशन में इसने कोई कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इस व्यक्ति का जो डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो था। क्यों जीरो था? क्योंकि वो दीवार को खिसकाने में असमर्थ था, यानी कि वो दीवार को खिसका नहीं पाया। तो बोल सकते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई जीरो का करेंगे तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो। तो लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति दीवार को विस्थापित नहीं कर पाता है, विस्थापित नहीं कर पाता है, तब किया गया कार्य जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। तीनों कंडीशन क्लियर हुई। एक कंडीशन और होती है, मान लो तुमने एक रेलवे स्टेशन पे कुली देखा होगा, वो अपने सिर पर बॉक्स रख के चलता है, चढ़ता है। मान लो ये व्यक्ति है, ये एक कुली है, एक कुली और बॉक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, गौर से देखो, इस बॉक्स और इस कुली के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। तो इस कुली और बॉक्स का अगर हम कार्य निकालें तो W बराबर होता है FS cos थीटा। जब थीटा की वैल्यू ही 90 हो गई तो W बराबर क्या निकलेगा? जीरो निकलेगा। कह सकते हैं कि कुली के द्वारा जब बॉक्स अपने सिर पे रख के जाता है, यानी कि कुली है अपने सिर पे बॉक्स रख के चल रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जीरो होगा, यानी कि शून्य होगा। बोले तो जीरो होगा, यानी कि उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? जीरो होगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपने कार्य को फिनिश कर दिया होगा, कार्य को अच्छी तरह से समझा होगा कि आखिर में वर्क होता क्या है। तो आपका कार्य का जो टॉपिक था वो हो गया समाप्त। कल हम पढ़ेंगे एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।